हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ध्येय आईएएस का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर सेकंड कराने वाली हूँ, जो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मकान सामान्यतः आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में बीच में ये आंगन था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। और निर्माण में पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही। जो ये रूम बनाए जाते थे, इसमें जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वो पकी हुई ईंट थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रागैतिहासिक कालों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। फ्रेंड्स, ताम्र पाषाण काल में पत्थर की वस्तुओं के साथ साथ तांबे धातु से बनी वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये आता है सबसे लास्ट में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले तीन, फिर चार, फिर दो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स, मिलान वाला को सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो जो सभा थी वो क्या थी? बुजुर्गों की सभा थी। और जो समिति थी वो लोकप्रिय सभा थी। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है सभा और समिति का जो ऋग वैदिक काल था उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था। तो सभा क्या थी? बुजुर्गों की सभा थी। और समिति लोकप्रिय सभा थी। विष क्या था? ये विष जन समूह था। और जन क्या था? जनजाति थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा सभा, बुजुर्गों की सभा, ए का दो, बी का चार, सी का तीन और डी का वन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर मुख्यतः प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। बिल्कुल सही। जो भी नगर प्राचीन काल में विकसित हुए थे, एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। शिल्प उत्पादन में ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो भारत का सिल्क उत्पादन था वो विश्व में फेमस था। तो आपका कौन सा कथन सही है? ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन है। तो कथन पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। बिल्कुल सही। इस नीति का उद्देश्य सेना को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। बिल्कुल सही। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत बड़ी सेना रखना चाहता था और उसका जो खर्चा था वो चाहता था कम से कम खर्च में हम बड़ी सेना रखें। तो इसलिए उसने क्या किया? जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। तो आपका ये ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिन ए इलाही। फ्रेंड्स, ये दिन ए इलाही एक धर्म था जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। इस उसने कब किया था? 1582 ईस्वी में स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल फ्रेंड्स ये आपका स्टार्ट होता है 1296 में। फिर आपका ये पानीपत का प्रथम युद्ध फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है, ये 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। और हुमायूं की मृत्यु फ्रेंड्स 1556 ईस्वी में हुआ था। वो जो लाइब्रेरी में सीढ़ी थी, सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले आपका आ जाएगा 1296 यानी दो, अलाउद्दीन खिलजी का शासन दो। फिर आ जाएगा आपका 1526, तीन, दो, तीन। फिर आ जाएगा आपका हुमायूं की मृत्यु दो, तीन, चार, फिर एक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने जंजीर ए अदालत की स्थापना की। बिल्कुल सही। उसने आईने अकबरी की रचना की। बिल्कुल गलत। आईने अकबरी की रचना जो था अबुल फजल ने किया था।
उसके उसका शासनकाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल जैसे शाहजहां का काल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, वैसे ही जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला के लिए फेमस था। तो आपका कौन सा कथन सही है? एक और तीन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है, मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब्ती प्रणाली भूमि मापन पर आधारित थी, बिल्कुल सही। राजस्व निर्धारण दीर्घकालीन औसत पर किया जाता था, बिल्कुल सही। जो उत्पादन होता था, उत्पादन के औसत पर ये राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यह व्यवस्था जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई, बिल्कुल गलत। जो मुगल काल की जब्ती प्रणाली थी, ये अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था। तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ कथन कौन सा सही है? एक और दो ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये कला और परंपरा है और उसकी विशेषता और स्रोत क्या है? तो गांधार कला थी। इस फ्रेंड्स इसका जो इस पर यूनानी और रोमन प्रभाव था। और जो मथुरा कला थी, ये आपकी लाल बलुआ पत्थर एवं स्वदेशी तत्व था। और सारनाथ शैली में क्या हुआ था? उच्च पॉलिश एवं आध्यात्मिक भाव था। और ओडिसी नृत्य जो था आपका महारी परंपरा संबंधित था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का आपका 4, बी का आपका 2, सी का 3, डी का 1। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागर शैली के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम जो नागर शैली थी, ये उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता थी, जिसमें जो मंदिर बनाए जाते थे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर वक्राकार होता था। फ्रेंड्स बिल्कुल सही। जो बीच में ये गर्भगृह होता था, इसके ऊपर जो शिखर था ये वक्राकार होता था। तो ये बिल्कुल सही, कर्वी लीनियर इंग्लिश इसका हो जाएगा। फिर आमलक और कलश शिखर के शीर्ष पर स्थित थे, बिल्कुल सही। यहाँ आमलक और जो कलश था यहाँ शिखर के शीर्ष पे बनाए जाते थे, ये भी सही है। गोपुरम मंदिर परिसर का सबसे ऊंचा भाग था, बिल्कुल गलत। जो गोपुरम था ये नागर शैली की विशेषता नहीं बल्कि द्रविड़ शैली की विशेषता थी। जी, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे उसका जो भारी भरकम गेट होता था, ये भारी भरकम गेट को ही गोपुरम कहा जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी शैली में निर्मित की गई, बिल्कुल सही। जो गांधार काल की मूर्तियां थी वो देखिए ब्लैक स्लेटी कलर की मूर्तियां बनी होती थी, घुंघराले बाल। और जो महात्मा बुद्ध के जो कपड़े थे वो उसमें सिलवटें पड़ी थी, तो यथार्थवादी चित्रण था। तो ये बिल्कुल सही है। गांधार चित्र यूनानी रोमन सांस्कृतिक संपर्क में था, बिल्कुल सही, इसीलिए ये यथार्थवादी था। तो आपका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत राजपूत चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भक्ति और धार्मिक विषयों पर आधारित था, बिल्कुल सही। इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। इसमें फारसी चित्रकला का प्रभाव प्रमुख था, बिल्कुल गलत। जो फारसी चित्रकला थी ये मुगल कालीन चित्रकला पे प्रभावित थी, न कि राजपूत चित्रकला पे। राजपूत चित्रकला थी वो जो स्वदेशी थी, इस पे विदेशी प्रभाव नहीं था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही, कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। और जैसे कि मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो इनकी विशेषता देख लेते हैं। भारतनाट्यम का विकास देवदासी परंपरा से हुआ है, एकदम सही। कथक नृत्य का विकास केवल मंदिर परंपरा तक सीमित रहा। फ्रेंड्स, कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का एक तरह से कह लें तो इसमें ये था कि इसका जो विकास हुआ था तो मंदिर परंपरा से हुई थी, लेकिन बाद में ये जो मुगल काल में जो दरबार थे, दरबार की ये
एक तरह से जो मुगल कालीन दरबार था वहां पे इस परंपरा का और विकास किया गया। तो ये केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रही, यह मुगल कालीन दरबार से भी संबंधित थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में लखनऊ में हुई। फ्रेंड्स, ये लखनऊ में नहीं, लेकिन लखनऊ में नहीं बल्कि बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में हुई थी और इसकी स्थापना एम.एन. जोशी ने की थी। एम.एन. जोशी इसके संस्थापक थे तथा इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, तो वो बनाए गए थे लाला लाजपत राय। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थापना की थी एम.एन. जोशी ने, अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय और इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। इस संगठन में प्रथम विभाजन 1929 में हुआ, बिल्कुल सही। जब इसका अधिवेशन नागपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये पूरा स्टेटमेंट है, ये सही है। इसमें प्रथम विभाजन 1929 में हुआ और क्यों हुआ, जब ये सुधारवादी और साम्यवादियों के बीच में मतभेद हो गया तब जाके इसका विभाजन हुआ था। तो ये आपका दोनों कथन, कौन सा कथन सही है इसका चयन करें, तो आपका दोनों केवल दो कथन सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक गलत है क्योंकि ये यहाँ लखनऊ दिया जबकि हुआ था बॉम्बे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने की थी, बिल्कुल सही। ये किया था आपका 1864 में। फिर आपका देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की थी, बिल्कुल सही। ये 1867 में किए थे। और कभी कभी प्रार्थना समाज की स्थापना से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं वो हैं महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे। फिर शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है, 1889 में की थी। और राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी, ये आगरा से बिलोंग करते थे। और राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में किए थे। फ्रेंड्स, ये सन भी पूछा जाता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये आपके चारों कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 चारों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम भवन है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्थिति में बनाया था, ये भी सही। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तुगलक कालीन भवनों में अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी एवं गंभीरता पर विशेष बल दिया गया था, एकदम सही। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें थी, ये भी सही है, उसमें ढलवा दीवारों का प्रयोग किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजी है, ये गलत दे दिया है, ये पंचभुजी है न कि अष्टभुजी। सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी पहला ऐसा सल्तनत काल का शासक था जिसका मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही है। तो आपका पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछेगा, इंदौर ताम्रपत्र यहाँ किससे संबंधित है, बुलंदशहर से। भीतरी स्तंभ लेख, ये तो सबको मालूम है, गाजीपुर से। कौम स्तंभ लेख, ये आपका गोरखपुर से संबंधित है। और गढ़वा अभिलेख प्रयागराज से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका धमेक स्तूप कहाँ, ये सारनाथ में है, जिसकी स्थापना अशोक ने की थी। ये आपका प्रयागराज में नहीं है, सारनाथ में, ये गलत हो गया। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, यही सुमिलित नहीं है। चौखंडी स्तूप वाराणसी में है, रानाभर स्तूप कुशीनगर में, पिपरावा स्तूप सिद्धार्थनगर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, बिल्कुल सही।
जो इसके पहले के वायसराय थे, उन्होंने जो भारतीय प्रेस था उस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, और चार्ल्स मेटकाफ ने ये लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करके जितने भी प्रतिबंध थे भारतीय प्रेस पे उसको हटा दिए। इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, बिल्कुल सही। पुराणों की संख्या 8 मानी जाती है, सॉरी 18 मानी जाती है, बिल्कुल सही। ये आपका एकदम सही है। फिर मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये भी सही। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, एकदम सही, 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुषा पुरुषादनियम कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें पंचार्याम की शिक्षा इन्होंने पंचार्याम की शिक्षा दी, ये गलत है। फ्रेंड्स, जो पार्श्वनाथ है ये चतुर्थयाम की शिक्षा दी। पंचयाम में ये चतुर्थयाम में आप क्या कौन कौन सा शिक्षा दिए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ऊपरी ग्रह दिए थे। और जब ये इसमें ब्रह्मचर्य जुड़ जाता है तब ये पंचायाम होता है। और ब्रह्मचर्य चतुर्थयाम को पंचायाम किसने बनाया था? महावीर स्वामी ने। उन्होंने चतुर्थयाम में जो ब्रह्मचर्य उसको जोड़कर पंचायाम बनाया। तो पंचायाम ये आपका महावीर स्वामी से संबंधित है, और चतुर्थयाम ये पार्श्वनाथ से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो आपका 1 और 2 तो सही है, तो और केवल 3 गलत है, तो यहाँ केवल 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धननंद का पुत्र बताया गया है? ये आपका मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं था? इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था की गई, प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही। ये ऊपर केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई, जैसे इस समय लोकसभा राज्यसभा, वैसे द्विसदनी व्यवस्था की गई। और राज्य में क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी 1919 में। इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था 1919 के अधिनियम में लागू की गई थी। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, ये भी बिल्कुल सही है। अब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य भारतीय हो सकते थे, गलत। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें टोटल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय हो सकते थे, यहाँ पे दे दिया 5 सदस्य। तो 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय हो सकते। तो आपका ये डी गलत है। पूछा कौन सा है, कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रविड़ शैली के मंदिर में वर्गाकार छत्र से ढका हुआ बाड़ा होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, बिल्कुल सही। प्रदक्षिणा पथ मंदिर को चारों ओर से ऐसे घेरे रहता है जिसमें यहाँ परिक्रमा किया जाता है। ओडिशा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका ए तथा 2 दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में कार्मांतिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? फ्रेंड्स, मौर्य काल में जितने विभाग थे उसका एक विभागाध्यक्ष होता था। तो यही पूछ रहा जा रहा है किस विभाग के अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जा रहा था? तो ये किस विभाग का अध्यक्ष होता था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ब्रिटिश शासन का उद्देश्य निश्चित और पूर्व निर्धारित राजस्व सुनिश्चित करना था। बिल्कुल सही। जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें राजस्व की कर जो थी उसको फिक्स कर दी गई थी, जिसमें अंग्रेज को फिक्स, जो जमींदार थे अंग्रेजों को एक फिक्स राजस्व देते थे, जो आपका 10/11% होता था, और जो 1/11% होता था ये जमींदार अपने पास रख लेते थे। तो 10/11 ये किया जाता, अंग्रेजों को दिया जाता था, और 1/11 जो था ये जमींदार अपने पास रख लेते थे। जमींदारों को किसानों से लगान बढ़ाने की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। बिल्कुल सही। जो 10/11 था ये इतना फिक्स था, ये तो अंग्रेज को देना ही था। जमींदार क्या करते थे और राजस्व बढ़ा के क्या करते थे, जो बचा हुआ राजस्व था वो खुद अपने पास रख लेते थे। फिक्स जो राजस्व अंग्रेजों को देते थे, और जो जितना बढ़ा सकते थे उतना बढ़ा के अपने पास रखते थे, जिससे उनकी बहुत ज्यादा कमाई होती थी किसानों, जमींदारों की। राजस्व भुगतान में असफलता की स्थिति में जमींदारों की नीलामी स्थिति में जमींदारी नीलामी की जा सकती थी। बिल्कुल सही। अगर जो जमींदार थे ये जो राजस्व था अंग्रेजों को एक फिक्स डेट पे नहीं दे पाए थे, तो उनकी जो जमींदारी थी उसकी नीलामी कर दी जाती थी। इसी डर की वजह से जो जमींदार थे वो खेती में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करते थे। सिंचाई की सुविधा, अच्छे बीज, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो हमारी जमींदारी चली जाएगी, तो हम क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इसलिए जो भारतीय कृषि का हाल था वो बहुत बुरा हो गया। तो ये भी आपका सही है। यह व्यवस्था सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में समान रूप से लागू की गई थी। बिल्कुल गलत। जो अस्थाई बंदोबस्त था ये मात्र 19% क्षेत्र पे लागू था, और जो महालवाड़ी व्यवस्था था ये आपका 31% पर लागू था, और जो रैयतवाड़ी था वो आपका 51% पे लागू था। तो अस्थाई व्यवस्था सभी क्षेत्रों में एक समान कैसे लागू की गई, ये तो महालवाड़ी रैयतवाड़ी भी अलग अलग थे। तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो आपका 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। कथन पढ़ते हैं। नील विद्रोह से औपनिवेशिक कालीन किसान आंदोलनों में गुणात्मक परिवर्तन आया। बिल्कुल सही। जो नील विद्रोह हुआ था वो आपका 1859-60 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने इसमें जब नील जो किसान थे, नीलवाहे किसान, उन्होंने क्या किया, कहा कि हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से हिंसक हथियार नहीं अपनाया। वो हथियार ना अपनाकर, विद्रोह ना करके, उन्होंने सिर्फ जो फाइनेंशियल, एक तरह से वित्तीय असहयोग की रणनीति अपनाई। तो एक तरह से ये गुणात्मक परिवर्तन था। किसानों ने सामूहिक रूप से नील की खेती से इनकार कर दिया। ये एक तरह से वित्तीय असहयोग की नीति थी। तो ये एक तरह का गुणात्मक परिवर्तन था। तो ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र की उपाधि से संबोधित किया। बिल्कुल सही। कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई। ये भी आपका सही है। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संरक्षण दिया। ये आपका गलत हो गया। जो कनिष्क था, जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो संचालन किया था, की स्थापना की थी, वो जो था उसने जो महायान शाखा थी, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसको संरक्षण दिया, न कि हीनयान शाखा में। और महायान और हीनयान में अंतर क्या होता है, जो हीनयानी होते हैं, हीनयानी लोग होते हैं, वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते, वो मानते हैं एक महान पुरुष थे, और वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जो हीनयानी होते हैं। और जो महायानी होते हैं वो बुद्ध को भगवान मानते हैं तथा उनकी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। और जो ये महायानी होते हैं ये मांस खा सकते हैं, इनको कोई परहेज नहीं होता कि हम मांस ना खाएं। लेकिन जो हीन यानी होते हैं वो मांस नहीं खाते हैं, उनको मांस खाने से परहेज होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो कुषाण था वो महायान शाखा का संरक्षक था, न कि हीनयान शाखा का। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी कौन सा बेमेल है ये मिलाना है।
तो मुहर, मध्यकालीन मुद्राओं में मुहर क्या था? सोने का सिक्का था, ये सही था। रुपया क्या था? चांदी का सिक्का। जीतल था तांबे का सिक्का। इलाही चांदी का सिक्का नहीं, सोने का सिक्का था, जिसको अकबर ने चलाया था। अकबर ने इलाही सिक्के को चलाया जो कि सोने का सिक्का था। ये गलत हो जाएगा, तो यही बीमेल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसोप उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, बिल्कुल सही। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ, ये सबको मालूम है, सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो अब कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये आपका हुआ था 1929 में। ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1929 में। 1929 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये हुई थी आपकी सितंबर 1928 में। फ्रेंड्स, यहाँ सोशलिस्ट वर्ड का ध्यान देना जरूरी है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। जिसके प्रणेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह उनके साथी। तो उस जो ये लोग स्थापित किए थे, ये किए थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन 1928 में जो भगत सिंह थे, उन्होंने कहा कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ना चाहिए, तो ये हो गया 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे सोशलिस्ट वाला पूछा है, अगर सोशलिस्ट ना रहता था ये 1924 हो जाता, और सोशलिस्ट दे दिया है तो 1928 हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या ये आपकी हुई थी दिसंबर 1928 में। ये आपका अप्रैल है, अप्रैल 1928 है, ये आपका दिसंबर 1928 है। चटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था, ये सूर्य सेन की अध्यक्षता में, जिनको मास्टर दा भी कहते हैं, ये हुआ था आपका 1930 में। तो ये पूछा क्या गया है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? 1928। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अप्रैल 1928, ये आपका दूसरा पहले नंबर पे आएगा। फिर आपका आ जाएगा 1928 में सैंडर्स की भी हत्या हुई थी दिसंबर में, 2, 3। फिर उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1, फिर 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये चयन करना है इसका गलत युग्म का। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद आपका डच आए थे, फिर उसके बाद जो ब्रिटिश थे वो आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। गलत हो गया, 1616 में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1602 में। और जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी, उसकी हुई थी 1600 में। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये 1602। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डचों की कंपनी थी, उनकी स्थापना 1602 में हुई थी, और अंग्रेजों की हुई थी 1600 में। देखा जाए तो सबसे स्थापना हो गई थी अंग्रेजों की कंपनी की पहले ही, लेकिन ये आए थे सिर्फ डचों के बाद। अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई, मतलब कि डच से पहले हुई, 1600 में हुई, और डचों की कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, आए कौन थे पहले? आए थे आपके डच, उसके बाद अंग्रेज आए। स्थापना और आने के क्रम में जस्ट उल्टा है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा गलत युग्म है, तो आपका ऑप्शन डी, बी, 2 सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है इसमें कौन सा, ये कूट है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा गलत है। तो यही ये गलत, 2 गलत है केवल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया, बिल्कुल सही।
इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। जो वास्को डी गामा था वो भारत आया था सीधा मार्ग खोजते हुए, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, बिल्कुल सही। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। फ्रेंड्स, जो इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहले इसका नाम, जब बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई 1885 में, तो इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो जब दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में, सॉरी कलकत्ता में, तो क्या किया गया, जो ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस की जगह कांग्रेस बदल दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सुझाव पे बदला गया, तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये जो कॉन्फ्रेंस था ये कांग्रेस में बदल गया। ये दूसरे अधिवेशन में हुआ था, ये भी सही है। कांग्रेस में विलय हो गया या फिर रिप्लेस हो गया, ये सही है, ये भी सही है। गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी, ये भी सही है। यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई, गलत। ये कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में नहीं, बल्कि कांग्रेस के थर्ड सम्मेलन, तीसरे सम्मेलन में क्या किया गया, तो जो आम जनता थी उनसे अपील की गई कि आप कांग्रेस में शामिल हो, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया, बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया है, एकदम सही। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नील विद्रोह हुआ है इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो किस नाटक में मिलता है, तो नील दर्पण में। और इसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु ने। खुद में अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ये भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोप उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख किया गया है, गलत। जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है ये आपका बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, गलत। यम और नचिकेता का जो संवाद है ये आपका मिलता है कठोप उपनिषद में, ये उल्टा दे दिया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्य उपनिषद में, और यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोप उपनिषद में मिलता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई भी नहीं सही है, उल्टा दे दिया है। तो न तो ए न तो दो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस पूरा स्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? फ्रेंड्स, ये आपका है लोहदा नाला। लोहदा नाला कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज के बेलन घाटी में स्थित है। प्रयागराज के बेलन घाटी के लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? मतलब ये उद्गम है इसके दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो जो लीना नदी है उत्तर की तरफ जाती है। ओब नदी, ये भी सब ये रसिया की नदी है, उत्तर की तरफ जाती है। आमूर, ये भी उत्तर की तरफ जाती है। जो साल्विन है ये अपने उद्गम क्षेत्र से ये म्यांमार होते हुए बैंकॉक थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपकी साल्विन नदी है जो दक्षिण में बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, तो ये मिलाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? सबको मालूम है, ये विधि विभाग के सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह, इनको क्या मिला था? रक्षा विभाग मिला था। C.H. भाभा, इनको वाणिज्य मिला था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मिला था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सी 3, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था आपका गोविंद बल्लभ पंत ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये आपका हुआ था 1919 में हुआ था। चौरी चौरा घटना ये आपका हुआ था 1922 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जिसके प्रणेता थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये आपका हुआ था 1916 में। और सांप्रदायिक निर्णय आपका आया थे ये 1932 में। तो आपका क्रोनोलॉजी में कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा 1916 में होम रूल आंदोलन, 3 पहले आ जाएगा, पहले स्थान पे, पहले ऑप्शन ए में ही पहले स्थान पे 3 और कहीं नहीं है, तो एक ही मिलान से हमारा आंसर सही होगा, लेकिन और भी मैच कर लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा 1, फिर 3, फिर 4, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पे ध्यान देने की जरूरत है। इसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल सही। इसने ये बताया कि जो 14 साल से कम की लड़कियां हैं और 16 साल से कम के लड़के हैं उनका विवाह वर्जित है, ये इनका विवाह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। उसने विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की, बिल्कुल सही। तो पूछा क्या गया है कौन सा कथन असत्य है? दोनों कथन तो सत्य है, तो आपका असत्य कथन हो जाएगा 9 तो 1 और 9 ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गर्तावास, गड्ढों वाला घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल सही। जो बुर्ज होम होता था इसकी विशेषता है कि गड्ढे में घर बनाया जाता था। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ पे मनुष्यों के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ये सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करें तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो ये नौपाषाणिक स्थल बुर्ज होम है ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, मतलब जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ से 18 महाजनपदों की 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो ये जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र है। और बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। और जो 16 महाजनपदों में से अस्मक कालपी नदी के तट पर स्थित था, बिल्कुल गलत। जो ये अस्मक था ये सबसे दक्षिण में स्थित था 16 महाजनपदों में, और दक्षिण में था ये नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में था, और जिसकी राजधानी पैठन थी। तो ये आपका अस्मक ये गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सा है असत्य कथन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में शिखर कौन सा बना हुआ है? जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, ये एमपी में है। एमपी में है। जनरली उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं नागर शैली में बने होते हैं, लेकिन ये अपवाद है। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये आपका इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया, बिल्कुल सही। इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी ने भारत में क्षेत्र अर्जित किए थे, जीते थे, उसको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र माना गया, मतलब ब्रिटेन का ये क्षेत्र माना गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में अपने कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान की गई। फ्रेंड्स इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या करता था, कंपनी पे नियंत्रण रखता था। और इस एक्ट के माध्यम से जो
वाणिज्यिक कार्य थे और एक राजनीतिक कार्य थे, उसको अलग अलग कर दिया गया। जो वाणिज्यिक कार्य थे ये कंपनी देखता था, और जो राजनीतिक कार्य थे भारत में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण भी रखता था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न नीतियों को अपनाकर अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जो हड़प की नीति थी उसको डलहौजी ने अपनाया था। निम्नलिखित राज्यों को उनके राज्य में मिलाए जाने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सिक्किम को कब मिलाया था? ये आपका 1850 में मिलाया था। सतारा को 1848 में मिलाया था। लोअर बर्मा को 1852 में मिलाया था। बराड को 1853 में मिलाया था और जैतपुर को 1849 में मिलाया था। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सतारा। दो कहाँ कहाँ है? 3 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ। फिर उसके बाद जैतपुर 5 आ जाएगा, फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सिक्किम 1, फिर 1 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये आपका 1। फिर क्या आ जाएगा? 3 लोअर बर्मा, फिर बराड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। गलत। जो वल्लभाचार्य थे इसने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, और जो ब्रह्म संप्रदाय थे इसका स्थापना निम्बकाचार्य ने किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आर पूछा गया है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और निम्बकाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्बकाचार्य ने सुखी संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत है। जो सुखी संप्रदाय है इसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास सबको मालूम, स्वामी हरिदास एकदम गाने में मगन, आनंदमयी थे। आनंदमयी हो, इसे याद कर सकते हैं कि वो आनंदमयी थे तो सुखी संप्रदाय की स्थापना किए होंगे, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्वामी हरिदास ने सुखी संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत। दोनों गलत। तो कौन सा कथन सही है? तो न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा राज्य के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर स्थापित हुआ। बिल्कुल सही। जो गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य था वो पहले के वारंगल जो हिंदू राज्य था उसका जो खंडहर था उस पर स्थापित हुआ था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का शासक कुली इब्राहिम शासक था। बिल्कुल गलत। गोलकुंडा का जो संस्थापक था वो कुली कुतुब शाह था। कुतुब कुली कुतुब शाह था, तो ये गलत हो जाएगा। अब पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार था, ये सबको मालूम है। गोलकुंडा के हीरे की खान बहुत प्रसिद्ध थी। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था, ये भी सही है। फिर गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर आगे हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि